साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका साथ उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आज के धनतेरस के। सबसे पहले आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी लोग हैप्पी होंगे एंड भी आगे बढ़ेंगे। हमेशा ऑलवेज आप अनवरत आगे बढ़ते रहेंगे और मेरी कामना है। और चलिए हम नजर डालते हैं आज की जो दैनिक खबरें उन पर। जैसे कि मैंने क्लासेस देते टाइम में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, फिलहाल आज के फिर आपको वीडियो क्लास में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे ही देते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि आज की वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर देना। जितने भी आपके पास सोशल ग्रुप्स हैं, सोशल पेज हैं, सभी जगह, चाहे वो एज लाइक इट फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, आपके पास व्हाट्सएप, जितने ग्रुप हैं सभी जगह शेयर कर दिया करो, जिससे कि अन्य सभी लोग भी इस जानकारी से अपने आप को अपडेट रख सके। सबसे पहला पॉइंट आज का ये है कि जहाँ पर सिपाही भर्ती की कतार में 52 लाख बेरोजगार जो बच्चे हैं उन्होंने आवेदन किया है, 52 लाख प्लस। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ जब जहां पर 50 लाख से ज्यादा आवेदन हुए, कहां पर भर्ती हुए इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बेसिक शिक्षा 16,000 नौकरी अपडेट्स, 8,000 सीएम स्कूल बनेंगे, मिलेगी नौकरी। लोक सेवा आयोग डिजिटल इंडिया में भर्ती शुरू हो गई, उसके साथ ही साथ भेल एंड JIPMER में, एम्स में भर्ती शुरू हो गए हैं। आरओ की परीक्षा का जो डेट है ये जल्दी ही टलने वाला है। कुंभ मेला के बाद इसका आयोजन हो सकता है, क्योंकि इसकी जानकारी मैं आपको पिछले कई दिनों से कंटिन्यू देता रहा हूँ सभी वीडियोज में, क्लासेस में भी आपको अपडेट कर देता हूँ कि आप सबको पता है कि जो यूपीपीसीएस का एग्जाम था वो पहले नवंबर में प्रस्तावित था, अब वो दिसंबर में चला गया। अब ऐसे में 22 दिसंबर को इसका डेट था आरओ का। तो ऐसे में एक महीने में दो बड़ी भर्ती का परीक्षा का आयोजन करना स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है, एक चैलेंज होता है, मुसीबत होती है। तो ऐसे में मान के चलिए कि 100 में 99% जो है आपका जो आरओ का जो परीक्षा है ना, ये बिल्कुल टलने वाली है। चलिए सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए आज की हेडलाइन ये रही, जहाँ पर दिसंबर में टली तो कुंभ के बाद होगी आरओ व एआरओ की परीक्षा। अभ्यर्थियों के पीछे प्रारंभिक परीक्षा पर दो आयोग का निर्णय का भी इंतजार है। हालांकि यूपीएससी पर परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जल्द फैसला लेने का पूरा दबाव भैया, इस पर जल्दी फैसला लो और डेट है उसको जल्दी क्लियर करो। आखिरकार आरओ की परीक्षा 22 दिसंबर को ही होगी या फिर आप इसको भी आगे बढ़ाओगे? ठीक है। यहाँ पर क्या है कि समीक्षा अधिकारी का पेपर जो है, सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रारंभिक परीक्षा 2023 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि परीक्षा समय पर होगी या नहीं, अभी इस पर असमंजस है। अभी ये टेंटेटिव मान के चलो, कंफर्मेशन इस पर अभी नहीं कह सकते। हालांकि 22 दिसंबर को परीक्षा कैलेंडर में डेट रिलीज हो गया है, परंतु अभी इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि अगर परीक्षा टलती है तो महाकुंभ के बाद ही होने की उम्मीद है। प्रयागराज महाकुंभ के बाद ही होने की संभावना है, उसके पहले होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इस बीच आयोग पर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ गया है और कमीशन को जल्द ही यह तय करना होगा कि परीक्षा कब होगी और इसका प्रारूप क्या होगा। यानी कि परीक्षा तक डेट तो देना ही देना है, उसके साथ ही साथ इसका जो प्रारूप है, स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन का, वो क्या होगा, इसका भी उनको जल्दी जल्दी तैयार करना है, उसको बताना है। और यह परीक्षा भी दिसंबर की शुरुआत में प्रस्तावित है। केंद्र निर्धारण से लेकर प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन पर निर्णय लेने के लिए आयोग के पास 1.5 महीने से भी कम समय बचा है। देखा जाए तो 1 महीने से भी कम समय अभी बचा है। अगर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में कराता है तो 2 हफ्ते के बाद ही कैलेंडर में प्रस्तावित आरओ और एआरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा उसको कराने को भी उसके सामने चुनौती होगी। ऐसे में क्या होगा कि आरओ एआरओ का जो एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा, उसके टलने के पूरे आसार है। अब आयोग की बात माने, आयोग क्या कहता है? आयोग यहाँ पर कमीशन ये कह रहा है कि भाई पीसीएस परीक्षा के लिए जो केंद्र का निर्धारण किया गया, यानी कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स के अलॉटमेंट किए गए हैं, उसकी प्रक्रिया पर काम चल रहा है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। परीक्षा अगर 2 दिनों में कराई जाती है तो आयोग को अलग अलग पेपर तैयार कराने होंगे और साथ ही साथ परीक्षा के लिए अतिरिक्त जो है उनको बिल्कुल वहां पर संसाधन की भी जरूरत पड़ेगी। भाई 2 दिन में बड़ी परीक्षा करा लेना असंभव की बात होती है। अगर यदि आप उसको संभव बनाना है, आयोग को ऐसे संभव करना है भाई 2 दिन में पेपर हो जाए, तो बड़ा वहां पर परेशानियां, उनको संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। अगर शासन के मानक के अनुसार की बात करें तो पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था हो जाती है तो परीक्षा पहले की भांति 1 दिन में कराई जा सकेगी। वहीं अभ्यर्थी 1 दिन की परीक्षा के लिए अरे भाई परीक्षा जो 1 दिन की हो, और अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 दिन की परीक्षा में एक समान मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन की बात करें, यहाँ पर जिसको हम हिंदी में मानकीकरण कहते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन होगा और जिससे इसमें क्या होगा, इससे करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। और सही बात है, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा और इसके तहत बिल्कुल जो भ्रष्टाचार है उसको यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा।
बढ़ावा मिलेगा। और पिछले दिनों कई अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया, चक्का जाम भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि आयोग चाहे तो कुछ वक्त और ले सकता है, लेकिन अपने निर्णयों में वो बदलाव करे, अपने निर्णयों में संशोधन लाए। अब इसके साथ हालांकि अभी इस पर निर्णय आयोग लेगा, उसके बाद ही कंफर्म होगा भाई आर का एग्जाम जो 22 तारीख हो गया, फिर आगे भी बढ़ेगा। इसके तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग में भर्ती आई है, जहां पर विभिन्न विषयों के लिए प्रधान प्राध्यापक और कोच के पदों पर भर्तियां हैं। कुल पदों की संख्या 2202 है, 2202, 4 दिसंबर लास्ट डेट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, rajasthan.gov.in। और यहाँ पर एप्लीकेबल कौन है? जिनकी उम्र 21 और 40 वर्ष के बीच में, वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। देख लीजिए, भेल में 263 पद है, अप्रेंटिस के लिए है और 8 नवंबर लास्ट डेट है। स्टाइपेंड आपकी जो सैलरी होगी 7,500 से 8,550 के रुपए के बीच होगी। ठीक है। जीआईपी एमपीआर में है, 80 पद है, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। 21 नवंबर लास्ट डेट है। जिनकी उम्र 50 से 58 वर्ष के बीच में है, वो 50 से 58 वर्ष है अधिकतम उम्र, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी जहां से आपको आवेदन करना है। इसके साथ ही साथ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती है, 613 टोटल पदों हैं। 7 नवंबर लास्ट डेट है। जिनकी उम्र 21 से 42 वर्ष के बीच में, वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। psc.uk.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको आवेदन करना है। एम्स मंगलगिरी में 63 पद है, डिजिटल इंडिया में 48 पद है, सीनियर कंसल्टेंट के पद खाली है। 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट है रिक्रूटमेंट की। जिनकी उम्र मैक्सिमम 55 ईयर्स है, ठीक है, या बिलो है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट दोनों को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात आती है 16,000 मृतक आश्रितों को है सम्मानजनक नौकरी का इंतजार। अब सम्मानजनक इनको नौकरी का इंतजार किस लिए है, ये देखिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जिन्होंने बीटेक कर रखा है, एलएलबी कर रखा है, एमबीए तक कर रखा है, यहाँ तक कि पीएचडी जो डिग्री होल्डर्स है ना, वो भी यहाँ पर किसकी नौकरी कर रहे हैं? चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। बीसीए वाले, एमसीए वाले यहाँ पर चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मृतकाश्रित कोटा का है। मृतकाश्रित कोटे से चपरासी बने कार्मिक कर रहे हैं उच्च पद की मांग। अब इनकी मांग ये है, भाई हम चपरासी हैं, वेल एजुकेटेड भी है, शिक्षित भी है, तो ऐसे में हमको इससे ऊपर वाला पद मिला जाए। अब यहाँ पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के 1.5 साल बाद भी उच्च योग्यताधारी मृतक आश्रित कर्मचारियों के शिक्षक पद पर समायोजन के संबंध में समुचित कार्यवाही नहीं हो सकी है। और लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को इन कार्मिकों की मांग से कोई वास्ता नहीं, ऐसा कहना जुबेर अहमद, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है एंड मृतकाश्रित शिक्षक कर्मचारी संघ की, इनका यह कहना है। भाई इनका कहना यह है कि वह 1.5 साल पहले बात हुई थी और जो आपके अपर सेक्रेटरी है यानी कि मुख्य सचिव जी हैं, उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया था कि भाई ठीक है, आपकी मांग जायज है और इस पर कदम उठाई जाएगी, इस पर पहल करी जाएगी, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर है सिपाही भर्ती की कतार में 52,69,000 बेरोजगार यहाँ पर एप्लीकेंट्स है। कांस्टेबल जीडी की भर्ती है, 2025 भर्ती के लिए देश भर से मिले हैं यहाँ पर आवेदन, जहां पर 20,581 पदों के लिए एसएससी ने मांगे थे ऑनलाइन आवेदन। 2024 में 47,45,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और 2022 में 54,15,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। लेकिन इस बार सबको क्रॉस करके 20 का रास्ता अपना लिया, 52,69,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है। 2 साल बाद फिर से 50 लाख से यहाँ पर आपको आवेदन देखने को मिल सकते हैं। और वहीं पर जेई का जो द्वितीय चरण की परीक्षा वो 6 नवंबर को यहाँ पर बता दी गई है। 8,000 पंचायतों में सीएम स्कूल बनेगा। जरा ये एक अच्छी पहल है योगी सरकार की, बोलूं तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है, अच्छी योजना है, अच्छी शुरुआत है। इससे काफी लोगों को रोजगार मिल जाएगा, काफी लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी और उनका जीवन जो भी अंधकार में उनको दिख रहा है, उसमें थोड़ा उनको प्रकाश देखने को मिल सकता है। मॉडल कंपोजिट स्कूल में प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की होगी पढ़ाई। अब यहाँ पर कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास जैसे आधुनिक सुविधाएं होंगी। सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल में कौशल विकास केंद्र भी होंगे। वहीं पर 10 एकड़ में बनेगा हर एक स्कूल और 27 स्कूलों की डीपीआर हो चुकी है तैयार। और 8,000 पंचायतों में बनेगा सीएम स्कूल। 8,000 पंचायतों में, एक आपके लिए जानना है बहुत ही जरूरी होता है, क्यों बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कब तक बनेगा, इसमें लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी। देखिए, बात करते हैं कि प्रदेश की 8,000 न्याय पंचायतों में मुख्यमंत्री यानी कि सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल बनाए जाएंगे और प्रत्येक विद्यालय कितने 10 एकड़ का बनेगा।
इससे अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले इन स्कूलों की में जो पढ़ाई की बात करें तो अत्याधुनिक, मतलब ये एकदम कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ पर प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 तक की शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। यानी कि बच्चा की, यदि आप अपने बालक, अपने बच्चे की नौकरी यहाँ पर सॉरी नौकरी करें, आप अपने बच्चे का एडमिशन यदि आप यहाँ प्ले ग्रुप में करा दिए तो 12वीं तक, इंटरमीडिएट तक आपको निकालने की जरूरत नहीं, कोई दूसरा कॉलेज, दूसरे स्कूल का रास्ता देखने की जरूरत नहीं है। लगातार उसी में 12 तक पढ़ सकता है, इंटर तक पढ़ सकता है। अब अत्याधुनिक विज्ञान एवं गणित लैब होगा, यहाँ पर कंप्यूटर लैब होगा, स्मार्ट क्लासेज होंगी और इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं बिल्कुल फैकल्टीज यहाँ पर फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट तरफ से यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी, अवेलेबल कराई जाएंगी। यहाँ पर विद्यार्थियों को गर्मा गर्म मिड डे मील खिलाने के लिए केंद्रीय रसोई घर भी बनाया जाएगा और प्रत्येक जिले में सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल बनाने के लिए जमीन को चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है, यानी कि शुरू कर दिया गया है। ग्राउंड स्तर से, जमीनी स्तर से यहाँ पर जो इसकी कवायद है ना, वो शुरू हो गई है और सभी जिलाधिकारियों, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सबको निर्देश दिया गया है कि वे खाली भूमि को जल्दी जल्दी चिन्हित करें और 27 विद्यालयों की डीपीआर यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर का फुल फॉर्म होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये जो डीपीआर है वो तैयार कर ली गई है और यहाँ जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जल निगम के निर्माण इकाई कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड, इन सभी को गाइडलाइंस, दिशा निर्देशित कर दिया गया है कि भैया तय समय पर अपना अपना निर्माण कार्य पूरा करो और विद्यालय भवन भूकंप रोधी होना चाहिए, ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप होना चाहिए। वहीं पर जो आपके अपर सेक्रेटरी हैं उनका नाम है मनोज कुमार सिंह जी। तो मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी की ओर से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह विद्यालय निर्माण कार्यों की टीम बनाकर निगरानी भी करे कि भाई जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, भूकंप रोधी बिल्डिंग्स है, क्या वो उसके अनुरूप बन रही है, मानक के अनुरूप बन रही है कि नहीं बन रही है। अब यहाँ पर एक बात और, क्या क्या यहाँ पर अन्य सुविधाएं होंगी ये देख लीजिए। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे 1,48,00,000 विद्यार्थियों को 7 नवंबर से हर गुरुवार को अतिरिक्त पोषाहार के वितरण की शुरुआत होगी। यानी कि जो एमडीएम चलता था, जिन्हें मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं, ठीक, तब अब उसके तहत उनको यहाँ पर कुछ अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे कि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से सभी जिलों को विद्यार्थियों को पैक्ड यानी डिब्बा बंद गजक मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। गुड़ मूंगफली मिलेगी और तिल की चिक्की मिलेगी, भुने हुए चने मिलेंगे, रामदाना और बाजरे के लड्डू मिलेंगे। हालांकि ये जो प्रक्रिया है तो बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके पहले भी प्रक्रिया बहुत अच्छी थी जो अभी वर्तमान समय में चल रही है, लेकिन क्या होता है कि ये जो लाभ होता है ये उन बच्चों तक पहुंच पाता है? मेरे ख्याल से आई थिंक नहीं पहुंच पाता। भाई अभी भी देखा जाए तो एमडीएम में अच्छा पिछले दिनों एक न्यूज आई थी, मैंने देखा था कि एक विद्यालय के, मैं नाम नहीं लूंगा, ना जिले का नाम लूंगा ना उस टीचर का नाम लूंगा, यूपी की बात है, एक प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का, भैया वो समझ लीजिए कि जो उसका चावल का कट्टा होता है ना, एक बोरा चावल का पूरा अपने घर ले जा रहे थे विद्यालय से। और काफी हाईलाइट मैटर था, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुआ था थाने में, संबंधित थाने में, लेकिन अब आगे क्या हुआ पता नहीं। तो ये सब अभी जो ये योजना है ना बहुत अच्छी है, लेकिन इसका लाभ उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए ताकि जिससे उनका पोषण हो सके, वो शोषित ना हो सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कुपोषित होते हैं, उनका जो शारीरिक वृद्धि है ना वो सही से नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उनकी घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि अपने बच्चों को अच्छे से भोजन भी खिला सकें। तो ये योजना बहुत अच्छी है, ऐसा होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था, अभी हुआ कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि यहाँ पर भारतीय खाद्य जो सुरक्षा है एवं मानक प्राधिकरण की मुहर और एक्सपायरी तारीख को देखकर ही इन पोषाहारों का वितरण किया जाएगा। अब यहाँ पर मिड डे मील बांटे जाएंगे, डिब्बा गंद बाजरे के लड्डू, तो अच्छी बात है। चलिए, और जो 8,000 विद्यालय होंगे इनमें स्कूलों की सुरक्षा पर नजर रखेगी समिति, क्योंकि जो मुख्य सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में गठित की गई राज्य स्तरीय कमेटी सुरक्षा के उपायों की हर 3 महीने पर होगी समीक्षा, फॉर 3 मंथ, यानी कि हर तीसरे महीने में समीक्षा करी जाएगी। और विद्यालयों में आए दिन हो रही घटनाओं पर लगाम कसने के लिए राज्य स्तरीय स्कूल सुरक्षा समन्वयक जो समिति है उसका गठन किया गया है और यह कमेटी स्कूलों में सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों की हर 3 महीने में समीक्षा करेगी।
सुरक्षा मानकों, आपदा प्रबंधन, जागरूकता कार्यक्रम और क्रियान्वयन समय समय पर जिला प्रशासन व शिक्षा अधिकारियों की ओर से किए जा रहे निरीक्षण की रिपोर्ट लेने और जरूरी परामर्श भी देगी। यानी कि ये समीक्षा तो करेगी ही करेगी, उसके साथ साथ कोई खामियां मिलती हैं या उसको लगता है कि ये चीज ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, तो वहां पर वो बिल्कुल क्या करेगी, रिपोर्ट देगी। समीक्षा साथ साथ वो जो है उनको सुझाव भी परामर्श भी देगी। और यह जो समिति है, यह राज्य स्तरीय कमेटी, जिला और स्कूल स्तर पर गठित सुरक्षा समितियों की कार्य क्षमता का भी मूल्यांकन करेगी। जिन स्कूलों में कमेटियां गठित नहीं है उन पर बिल्कुल यहाँ शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि कमेटी गठित करना कंपलसरी मैंडेटरी अनिवार्य कर दिया गया है। और विद्यालयों में नई सुरक्षा चुनौतियों को लेकर वर्तमान सुरक्षा नीति में बदलाव और नया प्रोटोकॉल तैयार करेगी। विद्यालयों की सुरक्षा के संबंध में अंतर विद्यालयीय विभागीय प्रकरणों पर यह निर्णय लेगी और परामर्श भी देगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज की जो मैंने आपको बताया। अब इससे जो 8,000 जो नए यहाँ पर स्कूल खुलेंगे 8,000 पंचायत में, इन स्कूलों से प्री प्राइमरी से लेकर 10+2 तक लोगों को यहाँ पर शिक्षा मिलेगी बच्चों को। ठीक है, वो शिक्षित होंगे। अब यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज भी निकलेंगी, बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं जिनको यहाँ पर मौका मिलेगा। ये अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहले ऐसा होता रहना चाहिए जिससे कि जो नवयुवक शिक्षित बेरोजगार हैं वो उनको कहीं ना कहीं वो सेट होते हैं, ताकि उनको भी अपना भविष्य देखो। काफी क्या होता है ना, लोग बीटी से डीएलएड कर लिए, बीटी बीएड कर लिए, किसी ने पीएचडी कर लिया, नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वैकेंसीज नहीं आती है, रिक्रूटमेंट नहीं आती है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो नहीं देखने को मिलता, कोई जियो ही नहीं आता है। जैसे कभी एग्जाम्पल के तौर पर बात करो, उत्तर प्रदेश में अभी पिछले 4-5 सालों से कोई भर्ती नहीं है बेसिक में, परिषदीय विद्यालय में। तो ऐसे में क्या हो गया कि सीट अच्छे खासे खाली है, 1.5 लाख के आसपास सीट खाली है, लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। और आपके जो बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर है संदीप सिंह जी, उनका बयान आता है विधानसभा में, वो हमारे शिक्षक छात्र पास सही है। अभी जो नया आयोग बना यूपी में, शिक्षा आयोग, वो ये कहते हैं कि हमारे पास अध्याचन नहीं है। जिनके पास जाओ वो सब अपनी अपनी समस्या बता देते हैं। ऐसे में बच्चे क्या करें, आप प्रतिवर्ष डीलर का प्रशिक्षण करवा रहे, बीटीसी करवा रहे हो, तो क्यों करवा रहे हैं आप? जब आपके यहाँ वैकेंसी नहीं है, नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं है, फिर आप क्यों ऐसा निर्णय लेते हो? उस पर लगाम लगाओ भाई, डीलर को जब तक सीट नहीं खाली तब तक को क्लोज करो, उतने सत्र को। कुछ मतलब कुछ विकल्प गवर्नमेंट को ढूंढना चाहिए कि लोग बेरोजगार न बैठे रहे। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।